Everyone, welcome to our nursing classes. My name is Shifali. So today I am going to discuss about the topic that is chest physiotherapy. So chest physiotherapy जो है वो हमारे FON का पार्ट है जो कि हम सेकंड सेम में पढ़ते हैं, ठीक है, नर्सिंग में, BSc नर्सिंग में। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी आपने वैसे भी सुना होगा फिजियोथेरेपी के बारे में, जो हम फिज़िकली प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, जैसे कि हॉस्पिटल्स में ऑर्थो वार्ड के पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो मूवमेंट कराते हैं लिम्स की, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ की, तो वो भी फिजियोथेरेपी में आता है। लेकिन अब हम यहाँ पर चेस्ट फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हैं। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी में क्या हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं चेस्ट में ऐसी फिजियोथेरेपी दे रहे हैं जिसकी वजह से जो सिक्रीशंस हैं वो लूजन अप होके क्या हो रही है, लार्जर एयरवे में एक्यूमुलेट हो रही है, और उसके बाद हम वहाँ से सक्शनिंग कर लेते हैं उस सिक्रीशंस का। तो ये होते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी का। Chest physiotherapy is an airway clearance technique used to mobilize or loosen the secretion in the lungs and respiratory tract and may include percussion, vibration, deep breathing and cuffing. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चेस्ट फिजियोथेरेपी है एक इज़ एन एयरवे क्लियरेंस टेक्निक है, यानी कि इस टेक्निक से हम क्या कर रहे हैं, जो एयरवे है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं? यूज टू मोबिलाइज द लूजन और सिक्रेशन, लूजन द सिक्रेशन, यानी कि जो भी सिक्रेशंस हो रही हैं, जो म्यूकस है उसको हम क्या कर सकें, थोड़ा सा लूज कर सकें और मोबिलाइज कर सकें, यानी कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर जा सकें। मोबिलाइज द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी म्यूकस एक्यूमुलेशन है उसको हम मोबिलाइज कर सकें और लूज कर सकें। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो हम थेरेपी कर रहे हैं फिजियोथेरेपी, तो इसमें क्या होता है, जो भी सिक्रीशंस है उसको हम लूज करते हैं और मोबिलाइज करते हैं, जो भी लंग्स के अंदर जो सिक्रीशंस है, ठीक है। इस फिजियोथेरेपी को करने के लिए क्या क्या टेक्निक हम यूज़ में करते हैं? परकशन का यूज़ कर सकते हैं, वाइब्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग का यूज़ कर सकते हैं, कफिंग का, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें इंक्लूड नहीं है, हम यहाँ पर पोस्चरल ड्रेनेज का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या है? चेस्ट फिजियोथेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एयरवे को क्लियर करते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं इसके इंडिकेशन। जो चेस्ट फिजियोथेरेपी वो हम ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में हम चेस्ट फिजियोथेरेपी अप्लाई करते हैं? तो फर्स्ट वन दैट इज़ निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, जो भी हमारे एल्वेलाइज हैं उनमें क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये कंडीशन क्या होती है? निमोनिया। तो इस कंडीशन में भी हम चेस्ट फिजियोथेरेपी अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो जो एक्यूमुलेशन हो चुकी फ्लूइड का वो अपनी जगह से मोबिलाइज हो सके, ठीक है। द नेक्स्ट कंडीशन दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इट इज़ अ जेनेटिक डिसीज दैट कॉज स्टिकी थिक म्यूकस टू बिल्ड अप इन ऑर्गन्स सच एज लंग्स एंड पैनक्रियास। तो यहाँ पर क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी एयरवे होता है उसमें जो म्यूकस होता है वो बहुत ही स्टिकी हो जाता है, ठीक है, स्टिकी तरीके से बिल्डअप हो जाता है। ये हमारे लंग्स में भी हो सकता है, जो भी रेस्पिरेटरी का जो एयरवे है वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो सकता है, और साथ में इसे GIT ट्रैक की भी डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि ये पेनक्रियाज में भी जो उसका म्यूकस है वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी उसके एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो पाते और ग्लैंड्स जो होती है पैनक्रिएटिक ग्लैंड्स वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये भी एक कंडीशन है जिसमें हम चेस्ट फिजियोथेरेपी अप्लाई करते हैं। द नेक्स्ट वन दैट इज़ ब्रोंकिटिस। इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रोंकाइज हैं वो क्या होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। चेस्ट में जो हमारे ब्रोंकाइज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में भी हम चेस्ट फिजियोथेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट दैट इज एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस में क्या होता है, जो लंग्स होते हैं वो हमारे पार्शियली या फिर कंप्लीट कोलैप्स हो जाते हैं। तो अगर पार्शियली कोलैप्स हो जाते हैं तो उसमें भी हम चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये सारे हमारे इंडिकेशंस हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी के। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो फर्स्ट वन कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है हमारे पास वो है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो भी हमारे स्कल, जो हमारा पूरा क्रेनियल है, क्रेनियल वॉल्व है, उसके अंदर क्या होते हैं, क्रेनियल के अंदर हमारे बोन्स होती हैं, ठीक है। बोन्स के अंदर जो फ्लूइड होता है जैसे कि CSF होता है, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अगर उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो जिन पेशेंट्स में अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो उनके साथ हम क्या करते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी अप्लाई नहीं करते। तो नॉर्मल प्रेशर जो होता है
ICP वो कितना होता है 5 to 15 mm ऑफ Hg, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना होता है 5 to 15 mm ऑफ Hg। तो मेन क्या है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर्स जो होता है, जिन भी पेशेंट्स में इंक्रीज होगा हम उनमें फिजियोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन दैट इज एक्टिव हैमरेज, अगर किसी तरह का कोई हैमरेज की कंडीशन है तो उन पेशेंट्स में भी हम फिजियोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन दैट इज रिब फ्रैक्चर, अगर रिब्स में कोई फ्रैक्चर हुआ है, क्योंकि हमारी जो फिजियोथेरेपी जो टेक्निक है वो हम रिब्स पे भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम वहाँ पर टैपिंग के थ्रू हम देख सकते हैं, परकशन करके देखते हैं और वाइब्रेशन से देखते हैं। तो हम वहाँ पर अगर हम परकशन या वाइब्रेशन करेंगे तो रिब्स को इंजरी ऑलरेडी है तो वो और ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस है, तो हम रिब्स फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स में हम ये अप्लाई नहीं करते हैं। द नेक्स्ट वन दैट इज़ फ्लायल चेस्ट, फ्लायल चेस्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है जो रिब्स हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं उन पेशेंट्स में, उनको हम बोलते हैं फ्लायल चेस्ट। इस कंडीशन में क्या होता है, हमें पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, यानी कि जो नॉर्मल मूवमेंट है हमारी चेस्ट का ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सलेशन वो अपोजिट हो जाता है ड्यू टू रिब्स की इंजरी की वजह से, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लायल चेस्ट। द नेक्स्ट इज एम्पाइमा, एम्पाइमा में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ थिक पुरुलेंट फ्लूइड विथ इन अ प्लूरल स्पेस, यानी कि एक्यूमुलेशन हो जाता है थिक और पुरुलेंट फ्लूइड का, जिसकी वजह से क्या होता है एयरवे में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो जाता है और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो जाती है, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, जो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में है उसमें भी हम ये फिजियोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं, ठीक है। तो अब हमने इंडिकेशंस पढ़ लिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ लिए, तो हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो हम यहाँ पर कुछ टेक्निक्स की बात करेंगे। द फर्स्ट वन दैट इज़ चेस्ट परकशन, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो है हमारी यहाँ पर वो है चेस्ट परकशन। द नेक्स्ट इज वाइब्रेशन, थर्ड इज पोस्चरल ड्रेनेज, फोर्थ वन इज कफिंग एंड थर्ड वन इज कंट्रोल्ड कफिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल कफिंग के बारे में हमारा लास्ट है, ठीक है। तो हम कितनी टेक्निक्स करते हैं, 5 टेक्निक्स हम चेस्ट फिजियोथेरेपी में अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वन इज चेस्ट परकशन, तो चेस्ट परकशन के बारे में बात करते हैं। चेस्ट परकशन क्या है, परकशन आपने हेल्थ असेसमेंट में भी पढ़ा होगा, उसमें भी हम परकशन परफॉर्म करते हैं। सेम यहाँ पर भी परकशन परफॉर्म करें, लेकिन यहाँ पर मैनर अलग है, ठीक है। पढ़ते हैं हम आगे। कपिंग ऑन द चेस्ट वॉल ओवर द पार्ट ऑफ द लंग्स टू बी ड्रेन्ड हेल्प्स इन मूविंग द म्यूकस इनटू द लार्जर एयरवे, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो अपना हमारा जो पाम होता है उसकी हम कैसे कप लाइक, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये देख रहे हैं आप। तो इस लाइक जैसे हम वाटर को होल्ड करते हैं ना अपने पाम में, तो हमारा एक पाम का जो शेप होता है वो कप लाइक हो जाता है। तो इसी तरीके का हमें यहाँ पर अपने पाम को शेप देना होता है, कप लाइक शेप। तो जैसे कि क्या हो, जब भी हम टैपिंग करें तो कैसी वॉइस आए, साउंड कैसा हो, हॉलो साउंड हो। तो इसीलिए हम यहाँ पर अपने हैंड का जो शेप रखते हैं वो कप लाइक शेप रखते हैं, ठीक है। तो कपिंग ऑन द चेस्ट वॉल ओवर द पार्ट ऑफ द लंग्स टू बी ड्रेन्ड हेल्प इन मूविंग द म्यूकस इनटू द लार्जर एयरवे, यानी कि हमारा जो कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, हमारे हाथ का जो शेप बनाएगी, उससे हम क्या करेंगे, जो हमारे लंग्स हैं वहाँ पर अप्लाई करेंगे ताकि जो म्यूकस है वो ईजिली ड्रेन्ड हो सके, ठीक है। The next is hands are cupped as if to hold the water but with the palm facing down over the chest area, यानी कि जैसे हम पानी को होल्ड करते हैं ना, मैं आपको बताया फॉर एग्जांपल जैसे हम पानी को होल्ड करते हैं अपने पाम में, तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, ऐसे ही हैंड बनाना, इसको ओवर द चेस्ट हमें कपिंग करनी है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन दैट इज usually the patient is positioned according to the area of the lungs to be drained out। अब कपिंग मेथड यानी कि परकशन मेथड करने के लिए हम पेशेंट्स को क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशंस देते हैं, पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम उनको कपिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। The next point, chest percussion is done forcefully but with a steady beat and each beat should have a hollow sound, यानी कि चेस्ट परकशन जो है वो एक फोर्सफुली हल्का, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फोर्सफुली आप कर रहे तो रिब्स में इंजरी हो जाए, नहीं, हमें स्टेडी होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट मैनर में होना चाहिए। और ईच बीट जो भी आप परकशन करते हैं, फर्स्ट परकशन करें देन सेकंड, तो ईच बीट में क्या हो, आपको एक हॉलो साउंड सुनाई देना चाहिए, यानी कि जो कप्स बना रखे हैं आपने, इसीलिए जो ये टेक्निक है उसमें हम कप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हॉलो साउंड हमें सुनाई दे।
Okay. The next one is every area of the chest is percussed for 30 to 60 seconds for several times a day. If the secretion thick, the area should be percussed for 3 to 5 minutes several times per day. यानी कि जो एवरी एरिया है चेस्ट का वो हम परकस्ट कर सकते हैं कितना 30 to 60 सेकेंड्स फॉर सेवरल टाइम्स अ डे, जो भी टाइम्स डिसाइड करते हैं डॉक्टर्स फिजियोथेरेपी के लिए उस टाइम्स पे हम करते हैं. द नेक्स्ट इज अगर ज़्यादा सिक्रीशंस है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर तो हम क्या करेंगे 3 to 5 मिनट्स उसको परकशन करेंगे और ये हम सेवरल टाइम्स अ डे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा चेस्ट परकशन. तो नेक्स्ट टेक्निक जो थी हमारी वो है वाइब्रेशन. ठीक है, तो वाइब्रेशन में हम क्या कर रहे हैं देखते हैं आगे. हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्रिएट अ फाइन शेकिंग मोशन बाय टेंसिंग द मसल्स ऑफ आर्म एंड शोल्डर बाय प्लेसिंग द फर्म हैंड ऑन द चेस्ट वॉल ओवर द लंग्स टू बी ट्रेन्ड. यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम फर्स्ट वाले में हम क्या कर रहे थे परकशन में कप शेप बना रहे थे पाम का. इसमें हमें जो अपना हैंड रखना है वो बिल्कुल स्ट्रेट मैनर में रखना है. ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट मैनर में हमें अपने हाथ को रखना है. पेशेंट के ओवर द चेस्ट पे हमें क्या करना है टैपिंग करनी है हल्का हल्का, जिससे क्या हो एक वाइब्रेशन का मूवमेंट जनरेट हो. हमें वो जनरेट करना है, यहाँ पे वाइब्रेशन जनरेट करना है. ओके, सो द नेक्स्ट इज then the healthcare provider applies a light pressure over the area being vibrated. हमें क्या करना है जिस भी एरिया पे हमें वाइब्रेटिंग प्रोड्यूस करानी है वहाँ पर हमें क्या करेंगे जो ये फर्म हैंड है आप देख रहे हैं यहाँ पर उसको प्लेस करना है और अप्लाई करना है एक लाइट प्रेशर ओवर द एरिया बीइंग वाइब्रेटेड और उस एरिया में क्या वाइब्रेशन जनरेट करनी है. द नेक्स्ट पॉइंट इज वाइब्रेशन जेंटली हेल्प्स इन मूविंग द सिक्रेशन इनटू द लार्जर एयरवे. वाइब्रेशन क्या करती है सिक्रेशन को मूविंग करती है इनटू द लार्जर एयरवे. ठीक है, यानी कि लंग से वो क्या करेगी ट्रैकिया में मूव करेगी सिक्रीशंस को. फिर ट्रैकिया से हम क्या कर सकते हैं सक्शनिंग कर सकते हैं और कफिंग करा सकते हैं. क्लियर? ओके, तो हमने यहाँ पर दो टेक्निक्स पढ़ी. द फर्स्ट वन इज चेस्ट परकशन, द सेकेंड वन इज वाइब्रेशन. ओके, नेक्स्ट एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक, इट इज पोस्चुरल ड्रेनेज. तो ये क्या है पोस्चुरल ड्रेनेज के बारे में आगे पढ़ते हैं. तो postural drainage helps in draining the secretion from specific segment of the lungs and the bronchi into the trachea. यानी कि postural drainage क्या है यहाँ पर postural drainage help करता है ड्रेनिंग में जो भी सिक्रीशंस है उसकी ड्रेनिंग में फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट. यानी कि लंग्स में क्या पढ़ते हैं हम जो लेफ्ट साइड कितने हमारे लोब्स होते हैं 2 लोब्स होते हैं. राइट साइड कितने होते हैं 3 लोब्स होते हैं. तो राइट साइड में कितने लोब्स हुए 3 हुए अपर मिडिल एंड लोअर. और लेफ्ट साइड में कितने लोब्स होते हैं हमारे पास 2 लोब्स होते हैं अपर एंड लोअर. तो इन लोब्स के अंदर भी सेगमेंट्स होते हैं. तो कौन से सेगमेंट्स में सिक्रीशंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं पोस्चुरल ड्रेनेज कराते हैं पेशेंट का. ठीक है, और ये हम इसमें किसी डिवाइस या किसी मशीन का यूज़ नहीं करते हैं. ये हम जनरली कैसे करते हैं पेशेंट को पोजीशनिंग दे के करते हैं. ठीक है, नॉट ऑल द पेशेंट रिक्वायर्ड पोस्चुरल ड्रेनेज. यानी कि सारे पेशेंट को हम पोस्चुरल ड्रेनेज नहीं बोल सकते, डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या क्या है पेशेंट की. ठीक है, postural drainage is the gravitational clearance of secretion from a specific bronchial segment by using the different positions. यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं postural drainage हम कैसे करा रहे हैं विदाउट एनी यूज़ ऑफ मशीन और डिवाइस, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी कि हम पेशेंट को पोजीशंस ऐसी प्रोवाइड करेंगे कि जो भी सिक्रीशंस हैं वो लंग से कहाँ पर जा सके ट्रैकिया में जा सके. ठीक है, लार्जर एयरवे में जा सके. Then each position drain a specific corresponding section of the tracheobronchial tree. यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी हम पोजीशंस प्रोवाइड करेंगे वो ईच पोजीशन अलग अलग सेगमेंट के लिए, यानी कि ईच पोजीशन जो हम देंगे पेशेंट को वो क्या होंगी ईच सेगमेंट के अकॉर्डिंग देंगे. यानी कि अगर हमारे अपर लोब में सिक्रीशंस है तो हम उसके अकॉर्डिंग अलग पोजीशंस देंगे. अगर लोअर लोब में सिक्रीशंस एक्यूमुलेशन है तो उसको मोबाइल करने के लिए मूव करने के लिए हम क्या करेंगे अदर पोजीशंस देते हैं. ठीक है, तो अलग अलग सेगमेंट्स के लिए हम अलग अलग पोजीशंस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, पोस्टरल ड्रेनेज में आपको इसका एक डायग्राम दिखाती हूँ शायद आप तब क्लियर हो सके. ठीक है,
वेट अ मिनट, ओके। लाइक ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया हमारा राइट साइड। अब राइट साइड में कितने हमारे पास लोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये होते हैं हमारे अपर लोब, देन मिडिल लोब एंड देन लोअर लोब। और यहाँ पर हमारे कितने प्रेजेंट होते हैं, ओनली अपर लोब एंड लोअर लोब, राइट। यहाँ पे ऊपर होता है, मिडिल होता है और लोअर लोब होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, सेगमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अपर लोब में जो ये अपर लोब है इसमें अलग सेगमेंट्स मिलेंगे, लोअर लोब में अलग सेगमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पर अपर में अलग सेगमेंट्स मिलते हैं और मिडिल में अलग सेगमेंट्स मिलेंगे और लोअर लोब में आपको अलग अलग सेगमेंट्स मिलेंगे। यानी कि तो पोस्चरल ड्रेनेज का मतलब क्या है, जो भी सिक्रीशंस, अगर कोई सिक्रीशंस अगर वो हमारे यहाँ पर अपर और लोअर लोब में एक्यूमुलेट है तो उनको हमें क्या करना है, उनको हमें ट्रैकिया के अंदर ले जाना है, ठीक है। ट्रैकिया से हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे सिक्रीशंस कर सकते हैं, सिक्रीशंस को आउट कर सकते हैं, मूव ऑन। जो अभी लार्जर एयरवे में जो भी एक्यूमुलेशन है तो उन सिक्रीशन को हम सक्शन कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं उनको, जिससे क्या होगा, एयरवे को क्लियर कर पाएंगे हम, ठीक है। तो ये होता है प्रोसीजर, जो है ये होता है हमारा पोस्चरल ड्रेनेज। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वन हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे कि ग्रेविटेशनल क्लियरेंस करते हैं पोस्टल ड्रेनेज से। द नेक्स्ट इज ईच पोजीशन ड्रेन अ स्पेसिफिक कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ द ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री, यानी कि ईच सेगमेंट के लिए हम एक स्पेसिफिक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। द नेक्स्ट इज आइदर फ्रॉम द अपर मिडिल और लोअर लंग फील्ड इनटू द ट्रैकिया, कफिंग एंड सक्शनिंग कैन दे रिमूव द सिक्रीशन फ्रॉम द ट्रैकिया। यानी कि ये यहाँ पर ये कह रहा है आइदर फ्रॉम द अपर एंड मिडिल, यानी कि अगर अपर है, मिडिल है या लोअर लोब में फील्ड है कोई सिक्रीशन और म्यूकस, तो उसको हम क्या करते हैं, ट्रैकिया में लेकर आते हैं। इस टेक्निक से कफिंग करा सकते हैं और सक्शनिंग करा सकते हैं, जिससे हम क्या कर सके, जो भी सिक्रीशन है वो लंग से अगर लार्जर एयरवे यानी कि ट्रैकिया में है तो हम उसको वहाँ से सक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा पूरा एयरवे है वो क्या हो जाएगा, क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग पोस्चरल ड्रेनेज, यानी कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिसमें हम जो पोस्टरल ड्रेनेज का प्रोसीजर है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन दैट इज़ नॉलेज ऑफ पेशेंट्स कंडीशंस एंड डिजीज़ प्रोसेस, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनके हमें कंडीशंस के बारे में पता हो कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और उसके डिजीज़ प्रोसेस के बारे में हमें नॉलेज हो, तो उन पेशेंट्स में हम ये परफॉर्म करा सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ फिजिकल असेसमेंट ऑफ द चेस्ट, ठीक है। फिजिकल असेसमेंट ऑफ द चेस्ट में क्या है कि हमने जो फिजिकल असेसमेंट के टाइम पे हमने पेशेंट की चेस्ट का परकशन किया हो, जिससे हमें पता चला हो कि यहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, सॉरी। द नेक्स्ट वन इज चेस्ट एक्सरे, यानी कि चेस्ट एक्सरे से क्या हो जाता है, हमें कंफर्म हो जाता है कि लंग्स के कौन कौन से सेगमेंट्स में या किस किस एरिया में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, तो उसके हिसाब से हम उसको एक स्पेसिफिक पोजीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। द नेक्स्ट वन इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए होंगे हमें पोस्चरल ड्रेनेज के लिए। सो फर्स्ट वन आर्टिकल दैट इज अ कंफर्ट सरफेस, हमें चाहिए होगा लाइक हॉस्पिटल बेड, जिसमें हम पेशेंट को प्रॉपर पोजीशनिंग दे सकें। विद पिलो की नीड है तो पिलो दे सकें, और अदर उन्हें कोई पोजीशंस देनी है लाइक ट्रेंडलनबर्ग पोजीशंस हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, तो उसके हिसाब से हम हॉस्पिटल बेड को हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें उसे पोजीशंस देनी है पेशेंट को। देन टिल्ट टेबल और चेयर और फॉर ड्रेनिंग अपर लोब एरियाज, एक टिल्ट टेबल, ऐसी टेबल चाहिए जो फोल्ड हो सके। देन एक ऐसी चेयर चाहिए होती है हमें, और क्या चाहिए, चेयर और टेबल चाहिए, जिससे क्या हो सके हम पेशेंट को उसके लोब्स के यानी कि उसके जो लंग्स के लोब्स में जो सिक्रेशन है उसके अकॉर्डिंग पोजीशन देने के लिए हमें चेयर और टेबल चाहिए होती है। द नेक्स्ट वन इज 1 to 4 पिलो डिपेंडिंग ऑन द पोस्चर एंड कंफर्ट, हमें 1 से 4 पिलो की ज़रूरत हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द पोस्चर, हम कौन सा पोस्चर पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन दे रहे हैं और पेशेंट के कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये हमें जो आर्टिकल्स है इनकी नीड होती है। द नेक्स्ट वन दैट इज स्पूटम कप, क्योंकि ड्यूरिंग फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी, अगर हम पेशेंट को पोजीशंस देते हैं या परकशन अप्लाई कर रहे हैं या
या फिर वाइब्रेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर स्पूटम पेशेंट्स को स्पूटम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, स्पूटम कप प्रोवाइड कराते हैं। देन टिश्यू एंड पेपर बैग कोई वेस्ट मटेरियल के लिए, देन स्टेथोस्कोप से हम साउंड सुन सकते हैं क्लियर। ओके, दीज आर द आर्टिकल्स फॉर यूजिंग ड्यूरिंग द पोस्चरल ड्रेनेज। देन नेक्स्ट वन इज, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट लंग में हमारे कितने होते हैं, 3 लूप्स होते हैं। इसमें जो हमारी ब्रोंकाई होती है वो कितने में, 3 में डिवाइड होती है, और लेफ्ट साइड में 2 में डिवाइड्स होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन दैट इज द लंग सेगमेंट। इसमें क्या है, मैंने लंग्स के सेगमेंट्स को पूरी तरह से लिख रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा अपर लोब है, इसमें सुपीरियर लोब लिखा हुआ है मैंने। इसमें कितने पार्ट्स हैं, एपिकल है, एंटीरियर है और पोस्टीरियर है, जो कि किस साइड में आ रहा है, राइट साइड के अपर लोब्स में प्रेजेंट है। देन मिडिल लोब्स जो है उसमें कौन कौन से प्रेजेंट है, सुपीरियर सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट एंड लेटरल सेगमेंट। देन लास्ट लोअर सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर बेसल, जो कि उसके पीछे साइड क्या होगा, पोस्टीरियर बेसल होगा, और इधर है लेटरल बेसल पार्ट, ठीक है। ये लोअर लोब्स का है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज लेफ्ट लंग्स में हम क्या देख रहे हैं, इसमें अपर लोब एंड लोअर लोब 2 लोब्स होते हैं। तो अपर लोब्स में क्या क्या है, एपिकल पोस्टीरियर है, एंटीरियर पार्ट है, और सुपीरियर सेगमेंट और इन्फीरियर, ये 4 सेगमेंट्स हैं किसमें, अपर लोब्स में। देन लोअर लोब्स में हमारे पास क्या है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, लोअर लोब्स में हमारे ये जो है ये हमारे लोअर लोब्स के अंदर प्रेजेंट है। दैट इज सुपीरियर, यहाँ पर आप देख रहे हैं एंटीरियो मीडियल बेस इस साइड है, इसका पोस्टीरियर पीछे साइड होगा। देन लेटरल बेसल ये वाला पार्ट है। तो ये क्या है, जो लोब्स हैं वो डिवाइड हुए और उनको भी अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये उनके पार्ट्स के नेम हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हैं हमारे लंग्स के सेगमेंट्स एंड लोब्स। तो अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या देते हैं, पोजीशंस देते हैं, जो कि हम अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, परफॉर्मिंग पोजीशंस पोस्चरल ड्रेनेज की, ठीक है। हम क्या क्या पोजीशंस देते हैं, इसमें हम उन्हें टोटल 10 पोजीशंस देते हैं, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।